बच्चों कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। बच्चों पिछली क्लास में हमने देखा था भाग 1 के अंतर्गत नियोजन किसे कहते हैं, इससे क्या लाभ होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। बच्चों आज की क्लास में हम देखेंगे कि भारत में प्रादेशिक विकास कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ पर इसे चल रहे हैं, इसके कैसे परिणाम हमारे सामने देखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं भारत में प्रादेशिक विकास कार्यक्रम। बच्चों हमने ये देखा था कि योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था, ठीक है। 2015 में योजना आयोग का नाम बदल करके बच्चों नीति आयोग कर दिया गया था। ये क्यों किया गया था, इसके कौन से कारण थे, ये पिछली क्लास में हमने पढ़े थे। तो योजना आयोग ने चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, चतुर्थ और पंचम पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, उसके अंतर्गत एक प्रमुख विशेषता देखी गई। वो क्या थी कि प्रादेशिक स्तर पर योजनाओं का निर्माण कर रहा था, ठीक है बच्चों। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि दो प्रकार की योजनाएं होती है, एक तो खंडीय और एक होती है प्रादेशिक, ठीक है बच्चों। खंडीय योजना के अंतर्गत हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र के बारे में ही हम योजना तैयार करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं तो बच्चों भारत में एक अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में, अर्थात केवल कृषि से संबंधित या फिर सिंचाई से संबंधित या फिर शिक्षा से संबंधित कोई भी एक अर्थव्यवस्था का एक जो क्षेत्र होगा उसी से संबंधित ही पूरे भारत में योजना चलाई जाएगी। इस प्रकार की योजना जो चलती है बच्चों उसे हम कहते हैं खंडीय, ठीक है, योजना। दूसरी प्रकार की जो बच्चों योजनाएं होती है वो कहते हैं प्रादेशिक योजना। इस प्रादेशिक योजना के अंतर्गत पूरे भारत में ऐसे क्षेत्र देखे जाते हैं जो कि विकास की राह में पीछे रह गए हैं, उनके कारण ढूंढे जाते हैं और उन कारणों को ढूंढ करके उस क्षेत्र में, ठीक है, जैसे कि पर्वत जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों में सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है, या और भी ऐसे कोई क्षेत्र है जो कि विकास की राह में पीछे छूट गए, उनको अलग प्रकार से योजनाबद्ध करके उनके लिए योजना बनाना। और उस प्रादेशिक योजना में जो क्षेत्र भी हमने निर्धारण किया है, जो क्षेत्र का भी हमने निर्धारण किया है, उस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का नियोजन किया जाता है। जैसे कि इस क्षेत्र का यदि हमने यहाँ पर निर्धारण किया है बच्चों, तो यहाँ पर कृषि का भी निर्धारण करेंगे, यहाँ पर सामाजिक जो संरचना है उनका भी निर्धारण करेंगे, यहाँ पर पशुपालन का भी करेंगे, यहाँ पर शिक्षा का भी करेंगे, ठीक है। तो जितने भी अर्थव्यवस्था के सेक्टर है उन सभी का नियोजन यहाँ इस क्षेत्र में किया जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखा था खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत बच्चों हमने इसकी विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रम चलाए थे। कब चलाए थे बच्चों? चतुर्थ और पंचम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। इन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जो कि पर्वत से संबंधित हो, जहाँ पर पहाड़ या पर्वत ज़्यादा हो। दूसरा है बच्चों जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनजाति की संख्या ज़्यादा हो तो उन क्षेत्रों को कहाँ रखा गया? जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और ऐसे प्रयास किए गए जहाँ पर वो विकास की राह में आगे बढ़ सके। अगला है बच्चों सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ऐसे क्षेत्र जहाँ सूखे ज़्यादा है, जहाँ जल की कमी है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के विकास कार्यक्रम चलाए गए थे। अगला है मरुस्थल विकास कार्यक्रम। भारत में स्थित जो मरुस्थल है बच्चों उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए विकास में, उनमें मरुस्थली से संबंधित जो समस्या है उनको किस प्रकार से कम किया जाए, इन सभी विकास के जो कार्यक्रम हैं वो इस प्रोग्राम में चलाए गए थे। अगला है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सिंचाई से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। इसके बाद नदी बेसिन विकास कार्यक्रम। बच्चों नदी बेसिन हम जानते हैं कि नदी एक मुख्य नदी और उसकी समस्त सहायक नदी जहाँ से जिस क्षेत्र से निकलती है, जिस क्षेत्र से जल प्रवाहित करती है, उस समूचे क्षेत्र को उस नदी का बेसिन कहते हैं। तो उसका विकास किस प्रकार से करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि नदी बेसिन विकास कार्यक्रम चलाए गए थे।
अगला है बच्चों महानगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जो भारत में बड़े बड़े महानगर है उनकी समस्याएं अलग है, इसलिए उनके जो विकास कार्यक्रम है वो अलग प्रकार से चलाए गए हैं। और द्वीप प्रदेशों का विकास कार्यक्रम, जो आइलैंड है, जो द्वीप है बच्चों, भारत में विभिन्न प्रकार के जो द्वीप है, उन द्वीपों का विकास किस प्रकार से किए गए, क्योंकि वो मुख्य भूमि से अलग है, इस कारण से वो विकास में पीछे रह गए हैं, तो उनका विकास किस प्रकार से करें अलग तरीके से, जिससे कि वो भी विकास में आगे आ सके। तो उनके लिए भी द्वीप प्रदेशों का विकास कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं पहला हमारा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। बच्चों भारत में सभी प्रकार के भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। यहाँ पर पर्वत भी है, यहाँ पर पठार भी है, यहाँ पर मैदान भी है, यहाँ पर मरुस्थल भी है और यहाँ पर तट भी है, तटीय जो स्थिति है। यहाँ पर बच्चों द्वीप भी है। तो विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रदेश या भौतिक क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए बच्चों तो पर्वतीय क्षेत्र अपेक्षाकृत रूप से विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। ठीक है, अब भारत में लगभग 17% भूभाग पर पर्वतीय क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो इतना बड़ा जो क्षेत्र है वो विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे रह गया। इस वजह से भारत सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया था। ठीक है, अब बच्चों ऐसे जो क्षेत्र हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम प्रकार के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र हैं जो कि संपूर्ण राज्य हो, अर्थात पूरे राज्य में पर्वतीय क्षेत्र ही हो, जैसे कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और लद्दाख जो कि नया बना है अभी 2019 में, वो भी इसी क्षेत्र में आता है। बच्चों इन क्षेत्रों की क्या विशेषता है? इन क्षेत्रों की यह विशेषता है कि जो ये जितने भी यहाँ पर योजनाएं चलाई जाती है वो भारत सरकार या केंद्र सरकार की सहायता से चलाई जाती है। ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर संपूर्ण जो खर्चा है वो भारत सरकार ही वहन करती है। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं यहाँ पर क्रियान्वित होती है बच्चों, उसमें अधिकांश जो हिस्सा होता है वो केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्षेत्र वो हैं जिन राज्यों में कुछ हिस्सा ही या कुछ क्षेत्र ही पर्वतीय क्षेत्र हो, बाकी का नहीं हो। जैसे कि हम देखें असम के कार्बी आंगलोंग, उत्तरी कछार जिले और पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला। ठीक है, यहाँ कुछ हिस्से ही या कुछ जिले ही पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं, पूरा राज्य पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं आता। और यहाँ के जो विकास है बच्चों वो स्थानीय राज्य सरकारों के ऊपर होता है। इसके अलावा मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूँ तो पहाड़ी क्षेत्रों के विस्तार के अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल राज्यों में भी पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ संपूर्ण विकास करने का कार्यक्रम कौन सा चलाया गया? पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है बच्चों, 1981 में बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ था। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ था और इस समिति का कार्य क्या था कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जो पिछड़े हो, उनके बारे में अनुशंसा करना कि उनकी क्या क्या किस प्रकार से सहायता की जा सकते, ठीक है, और इन्हें किस प्रकार से आगे लाया जा सके। तो उसने क्या किया था, उसने बताया था कि सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो और जिनमें जनजातीय उपयोजना लागू नहीं हो। ये उसकी परिभाषा हो गई थी। पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति जो बनाई गई थी 1981 में बच्चों, उसने यह सिफारिश की थी कि जिन क्षेत्रों की ऊंचाई मानक समुद्र तल से जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो वो इस क्षेत्र में पर्वतीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आ सकते हैं और जिनमें जनजातीय उपयोजना लागू नहीं हो। क्योंकि भारत में बच्चों ऐसे क्षेत्र भी है जहां पर जनजातीय उपयोजना भी लागू होती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दोनों क्षेत्र हैं, जैसे कि जनजातीय क्षेत्र भी है और पर्वतीय क्षेत्र भी है। ठीक है, उन क्षेत्रों को जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत लाया गया। तो
कहने का मतलब यह है बच्चों कि जिन क्षेत्रों में ऑलरेडी जनजातीय उपयोजना लागू की गई थी उनको पर्वतीय क्षेत्र में नहीं लाया गया। दूसरा तो फिर लाया किसको गया, 600 मीटर से ऊपर, 600 मीटर मानक समुद्र तल से 600 मीटर से ऊपर जो भी क्षेत्र थे उनको पर्वतीय विकास कार्यक्रम के अंदर लाया गया, जहां पर जनजातीय उपयोजना लागू नहीं थी, क्योंकि उन क्षेत्रों में ऑलरेडी एक योजना लागू हो गई थी। इस वजह से उन क्षेत्रों को यहाँ पर माइनस कर दिया। बाकी जितने भी क्षेत्र थे बच्चों उनको पर्वतीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया। उक्त समिति ने कुछ सिफारिश भी की थी, पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए कुछ सुझाव दिए थे। इस 1981 में बच्चों पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति का जो निर्माण हुआ था उसने कुछ सुझाव भी दिए थे, जैसे कि सभी लोग लाभान्वित हो, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं। ठीक है, उसने कहा कि जो केवल प्रभावशाली व्यक्ति है या जो सीधा इफेक्ट रखते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहते हैं, नीचे भी रहते हैं, उन सभी क्षेत्रों के लोगों को ही यहाँ लाभान्वित किया जाना चाहिए। ठीक है, स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास करना चाहिए। संसाधन यदि स्थानीय हो और प्रतिभा यदि स्थानीय तो उनका ही विकास करना चाहिए, बजाय कि बाहर से संसाधन ला करके उन पर कार्य करना। ठीक है, तो स्थानीय संसाधनों का ही विकास करना चाहिए बजाय कि बाहर के संसाधनों का उपयोग करना। तीसरा है जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना। बच्चों, हम पुरातन समय से ही भारत में और अन्य देशों में भी जो अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, जीविका निर्वाह थी। जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था का मतलब होता है बच्चों कि अपने लिए ही कमाना, अर्थात खुद खाना और खुद उगाना और खुद ही काम करना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे हम कृषि करते हैं, कृषि अनेक प्रकार की कृषि होती है, उसके अंतर्गत जीविका निर्वाह कृषि अर्थात जितना हमें खुद परिवार को, जो परिवार किसान परिवार उगा रहा है, उस परिवार को जितना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही पैदा करना, उतना ही उगाना, बाकी का व्यापार के लिए या बेचने के लिए नहीं उगाना, उसे कहते हैं जीविका निर्वाह। अपने स्वयं के लिए जितना हमें चाहिए वो उतना ही प्राप्ति करना, उसे बेचने के लिए नहीं। ठीक है, और अन्य दूसरे प्रकार की जो कृषि की जाती है वो बाजार के लिए या बेचने के लिए, जिसे व्यापारी भी कहते हैं, व्यापार के लिए कृषि करना। ठीक है, तो पुरातन समय में जीविका निर्वाह कृषि या जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था ही होती थी। उसके अंतर्गत जितना हमें या हमारे परिवार को चाहिए उतना ही काम करेंगे, हम बेचने के लिए या व्यापार के लिए काम नहीं करेंगे। उसमें क्या होता था बच्चों कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ी हुई थी। ठीक है, तो हमें इन क्षेत्रों में जहाँ जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था थी उसको निवेश उन्मुखी अपनाना या बनाना। ठीक है, जिससे कि लगातार अपना भी पेट भरे, परिवार का भी पेट भरे, साथ में व्यापार के द्वारा उन सामानों को बेच करके कुछ मुद्रा प्राप्त कर ली जाए, कुछ पैसे प्राप्त कर लिए जाए, जिससे कि और दूसरे मामलों में भी विकास कर पाना, सुख सुविधाओं की सामग्री जुटा पाए। ठीक है बच्चों, इसके बाद है अंतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो। ऐसे क्षेत्र भी थे जो सीमित क्षेत्र में ही व्यापार करते थे, अर्थात बाहरी दुनिया से व्यापार ना करते थे और सीमित क्षेत्रों में व्यापार करते थे। उन क्षेत्रों के अंतर्गत जो पिछड़े क्षेत्र थे उनका शोषण ना हो। ठीक है, इन क्षेत्रों को, इन चीज़ों को भी यहाँ पर देखना था। हम पुराने समय से जानते हैं बच्चों कि व्यापार सीमित क्षेत्रों में, ठीक है, जैसे कि ये जो क्षेत्र है यहाँ इसने इससे व्यापार किया, इसने इससे व्यापार किया अपने स्थानीय लेवल पर, या एक गांव ने पड़ोसी गांव से व्यापार किया, पड़ोसी गांव ने दूसरे गांव से व्यापार किया, स्थानीय लेवल पर व्यापार करना, ठीक है, अंतः प्रादेशिक व्यापार कहलाता है। और उस क्षेत्र में यदि कोई पिछड़ा है, ठीक है, तो उसका शोषण नहीं हो, इस चीज़ को भी देखा जाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना, बाजार व्यवस्था में सुधार किए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाए, इस तरीके से कार्य किया जाए जिससे कि वहाँ के श्रमिकों को लाभ पहुंच सके। ठीक है, और लास्ट है पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना। पर्वतीय क्षेत्र, बच्चों हम जानते हैं पर्वतीय क्षेत्र जैव विविधता में बहुत उच्च स्थान रखते हैं, और यदि हमने दूसरे प्रकार के कार्य वहाँ पर किए, बाहर के लोग वहाँ पर आए और
औद्योगिक रूप से ज़्यादा विकास कर पाए तो वहाँ पर पारिस्थितिकीय असंतुलन की स्थिति भी हो सकती है। तो उसे रोकने के लिए पारिस्थितिकीय संतुलन के प्रयास भी वहाँ पर हमें करने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के 6 सुझाव 1981 में बनी समिति ने दिए थे। इसके अलावा मैं बात करूं तो बच्चों, पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं मैदानी क्षेत्रों से भिन्न होती है। यही कारण है कि इनकी स्थलाकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र हेतु अलग अलग योजनाओं की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग स्थलाकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक पहचान होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की अलग है, लद्दाख की अलग है, उत्तर पूर्व के जो राज्य है वहाँ पर भी अलग अलग है, मिजोरम की अलग है, अरुणाचल की अलग है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से उत्तराखंड की अलग है, हिमाचल की अलग है, दक्षिणी राज्यों की अलग। तो सभी अपने अपने क्षेत्रों की स्थलाकृतिक, सांस्कृतिक पहचान अलग अलग है, वहाँ की सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्था है वो भी अलग अलग है। इस वजह से यदि हमने एक जैसी व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दी तो वो सही नहीं होगी। तो जैसी उनकी आवश्यकता है उनके अनुसार उनके लिए अलग अलग प्रकार की उप योजनाएं या योजनाएं बनानी होगी। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में क्या क्या कर सकते हैं बच्चों? बागवानी, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, वानिकी, मृदा संरक्षण और ग्रामीण उद्योग पर बल दिया गया है। ठीक है, जो कि स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है और इसमें भारी मात्रा में विकास की संभावनाएं भी जुड़ी हुई है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ क्या क्या काम हो सकते हैं बच्चों? औषधीय पौधे, फलों, फूलों और वन्य जीवों की अनेक प्रजातियाँ यहाँ पर इन क्षेत्रों में पाई जाती है, विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र में और पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट, वहाँ पर। अतएव यहाँ की मूल्यवान पादप एवं प्राणी संपदा के संरक्षण एवं परिवर्धन हेतु हम क्या कर सकते हैं? आरक्षित क्षेत्र, रिजर्व एरिया बना सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और जीन सेंटर या जीन केंद्र बना सकते हैं, जिससे कि वहाँ ये विभिन्न पादप और प्राणी संपदा है वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, वो जीवन का निर्वाह कर सके अपना। इस कारण से भारत सरकार ने और विभिन्न राज्य स्तर के सरकारों ने वह आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान और जीन केंद्रों की स्थापना भी की गई है। ठीक है बच्चों, ये पर्वतीय क्षेत्रों की मुख्य विशेषता है। इसके बाद बच्चों दूसरा आता है सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, DPAP, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब बच्चों जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसे क्षेत्र जो सूखाग्रस्त हो, जहाँ जल कम पाया जाता हो, वो इन क्षेत्रों में होते हैं। तो बच्चों इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में DPAP की शुरुआत हुई थी। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1973 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था बच्चों? भूमि, जल, पशु संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। ठीक है, भूमि, जल, पशु संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, क्योंकि बच्चों यहाँ पानी की कमी है। पानी की कमी होने से भूमि जो हमारा संसाधन है, ठीक है, वो कम होगा, उसकी उत्पादकता कम होगी। तो उसकी उत्पादकता का उपयोग, जितनी भी उसकी उत्पादकता है उसका अनुकूलतम उपयोग करना। जल यहाँ पर कम होगा, ठीक है, तो जल कम होगा तो जितना भी जल हमारे पास उपलब्ध हो रहा है उसका अनुकूलतम या उचित उपयोग करना। पशु संसाधन, ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जल की कमी है, ठीक है, तो उस वजह से पशुओं का अनुकूलतम, उस पशु संसाधन का अनुकूलतम उपयोग करना। विशेष रूप से इन क्षेत्रों में ऐसे पशु पाए जाते हैं जिनको जल की मात्रा कम आवश्यकता होती है। इसके अलावा पारिस्थितिक संतुलन का पुनर्स्थापन, इसका मतलब होता है बच्चों कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पर जल की कमी है, वहाँ की पारिस्थितिकी संतुलन असंतुलित हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि सूखा जो क्षेत्र है वहाँ पर अलग प्रकार की पारिस्थितिकी पाई जाती है और वहाँ ज़्यादा यदि पानी की कमी हो गई बच्चों तो और भी ज़्यादा विकट समस्या पैदा हो सकती है। तो उनकी संतुलन को पुनर्स्थापित करना, पारिस्थितिकी की जो संतुलन है बच्चों उसको पुनर्स्थापित करना, जिससे कि समस्या कम हो सके। और बच्चों इसका क्या है? लोगों, विशेषकर कमजोर वर्गों की आय का स्थिरीकरण करना। कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति है बच्चों, उनकी आय, उनकी इनकम को
कम जो होती है उसको कम नहीं होने देना और उनमें वृद्धि करने का प्रयास करना। तो यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें कितनी सारी चीज़ें आ गई बच्चों, एक तो भूमि संसाधन है, जल संसाधन है और पशु संसाधन है। इनका अनुकूलतम उपयोग करना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उस क्षेत्र को हो सके। इसके अलावा पारिस्थितिकी संतुलन का पुनर्स्थापन, यदि वहाँ पर जल की कमी के कारण या कोई दूसरी समस्या के कारण सूखा पड़ रहा है तो उसकी पारिस्थितिकी संतुलन जो पहले असंतुलित हो गई थी उसको वापस से संतुलन की अवस्था में लाना। और लोग विशेषकर कमज़ोर वर्गों को की जो आय है जो कि कम होती जा रही है उनको रोकना और उसमें वृद्धि किस प्रकार से की जाए इसके प्रयास करना, यह इस सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसके कार्य क्षेत्र को विस्तृत किया गया। प्रारंभ में केवल सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया था। बच्चों प्रारंभ में जब स्टार्ट हुआ था केवल सिविल निर्माण अर्थात सड़क बना दी गई, ठीक है, पुल बना दिए गए या फिर कोई इस तरीके से जलाशय के जो क्षेत्र है वो बना दिए गए, केवल सिविल निर्माण कंस्ट्रक्शन का जो काम है वही किया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में इसके क्या हुआ, अनेक कार्यक्रम भी इसमें जोड़े गए। वो कार्यक्रम कौन कौन से जोड़े गए और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसमें जोड़े गए। पहला था बच्चों जल संसाधनों का विकास एवं प्रबंधन। जल संसाधन जितने भी है जैसे भी है उनका विकास करना और उनका प्रबंधन करना, उचित रूप से किया गया प्रबंधन ही हमें जल संसाधनों की हानि से बचा सकता है। ये हमने जल संसाधन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था बच्चों। तो यदि उचित प्रबंधन होगा, ठीक है बच्चों, उचित प्रबंधन होगा तो कम जल में भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण उपाय। बच्चों मृदा के अंदर और पर्यावरण में दोनों जगह आर्द्रता का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, ऐसी कौन सी तकनीक उपयोग में ली जाए, ऐसी कौन सी फसल, ऐसी कौन से पौधे लगाए जाए जिससे कि मृदा में आर्द्रता का संरक्षण हो सके, मृदा में अंदर जो आर्द्रता है वो बच सके और दूसरे प्रकार के कार्य भी यहाँ पर हो सके। सामाजिक तथा कृषि वानिकी पर विशेष बल सहित वृक्षारोपण, लगातार रूप से यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाए, ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण किया जाए। इसके अलावा सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी इस पर भी विशेष बल दिया गया। बच्चों सामाजिक वानिकी है वो यहाँ के 3 पैरामीटरों पर काम करेगी। एक तो समाज पर, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था पर आर्थिक रूप से और एक पर्यावरणीय, ठीक है बच्चों। वानिकी जो सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी है बच्चों 3 प्रकार से इसमें सहायता करेगी। समाज के रूप में किस प्रकार से सहायता करेगी, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं या जिनके पास ज़मीन नहीं है या फिर महिलाएं विशेष रूप से, वो यहाँ पर बच्चों अपने स्तर पर वानिकी लगा करके, वन लगा करके या उपयोग में लाए जाने वाले पौधे लगा करके उनसे प्राप्त जो आय है या उनके उत्पाद है उनका उपयोग करके अपनी आजीविका चला सकते हैं। दूसरा उनकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। और तीसरी बच्चों पर्यावरणीय जो मैटर है वो ये है कि लगातार यदि वानिकी होगी, लगातार रूप से यदि वृक्ष लगेंगे तो पर्यावरण में भी सुधार होगा। तो बच्चों सामाजिक और कृषि वानिकी के अंतर्गत 3 प्रकार के पैरामीटर काम करेंगे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पर्यावरणीय रूप से। यदि यहाँ पर केवल इन्हीं क्षेत्रों में नहीं बच्चों, मैं तो कहूँगा कि सभी स्थानों पर, सभी जगह पर यदि सामाजिक और कृषि वानिकी का कार्यक्रम चलाया जाए, जैसा कि सरकार चला भी रही थी पिछले कुछ सालों से, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चौथा है बच्चों भेड़ पालन सहित चारागाह विकास एवं प्रबंधन। बच्चों इन क्षेत्रों में जो कि सूखा क्षेत्र हैं उनमें विशेष रूप से भेड़, बकरी, ऊंट इस प्रकार के जानवर ही मिलते हैं। भेड़ पालन यहाँ का मुख्य पशुपालन होता है बच्चों, और इसके लिए चारागाह का विकास करना और उनका प्रबंधन करना यह भी इसका एक पॉइंट है। 5वां है बच्चों पशुपालन एवं डेयरी विकास।
चूँकि बच्चों यहाँ पर भेड़ पालन, बकरी पालन इस प्रकार के किए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर पशुपालन और डेयरी विकास की संभावनाएं ज़्यादा होती है, इसलिए इस कार्यक्रम को भी यहाँ पर शामिल किया गया था। बच्चों, सूखे क्षेत्रों में पशुपालन और विशेष रूप से भेड़ पालन, बकरी पालन और डेयरी का कार्यक्रम इनका मुख्य पेशा होता है, और यदि सरकार इसमें सहायता करे, जो कि कर भी रही है, तो यह एक क्षेत्र ऐसा विकसित हो सकता है जो कि डेयरी अर्थात दूध के विकास क्षेत्र के रूप में एक सफल प्रयास भी यह हो सकता है। अगला है बच्चों, शस्य प्रतिरूप की पुनर्रचना एवं कृषि आर्थिक पद्धतियों में परिवर्तन। शस्य प्रतिरूप की पुनर्रचना, बच्चों जो फसल का जो प्रतिरूप होता है उसमें विभिन्न प्रकार के चेंजेज लाना और कृषि आर्थिक पद्धतियों में भी परिवर्तन लाना, कि किस प्रकार की कृषि की जाए, कितने समय के लिए की जाए, उसमें कौन कौन सी तकनीक उपयोग में ली जाए, ठीक है, इस प्रकार के कार्यक्रम लाना जिससे कि जल की बचत हो और कम जल में ही अर्थात सूखे में भी हम अधिक लाभ प्राप्त कर सके। सातवां है बच्चों, सहायक व्यवसायों का विकास करना, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की कमी देखी जा सकती है बच्चों, इसलिए सरकार ऐसे प्रयास कर रही है जिससे कि वहाँ दूसरे प्रकार के सहायक व्यवसाय भी हो सके, जिससे कि वहाँ पर रोजगार की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से बच्चों हमें 7 पॉइंट देखे जो कि निर्माण, ठीक है बच्चों, सिविल निर्माण के अलावा 7 और पॉइंट जो बाद में इस कार्यक्रम में जोड़े गए। किस कार्यक्रम में बच्चों? सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में। और ये बहुत बड़ा और विस्तृत कार्यक्रम बना। इसके बाद हमने देखा कि यह इन क्षेत्रों को लगातार रूप से विकास करने के लिए प्रयत्नशील कार्यक्रम बना। भारत में सूखा संभावी क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पर है? राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिमी मध्य प्रदेश जो राजस्थान गुजरात के पास में है बच्चों, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र, कर्नाटक पठार और तमिलनाडु की उच्चभूमि क्षेत्रों में सूखा संभावी क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, तो सूखा संभावी क्षेत्र जो यहाँ पर भारत में है, इन क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है इसके द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक केस स्टडी। बच्चों, भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। एक्चुअल में बच्चों यह जनजातीय विकास कार्यक्रम है। ठीक है, जो तीसरा जो हमारा था जनजातीय विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम अगला पॉइंट था हमारा। ठीक है, और इसको हमारी पुस्तक में केस स्टडी के रूप में बताया गया है कि किस तरीके से भरमौर क्षेत्र में, बच्चों भरमौर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भरमौर व होली तहसील में भरमौर क्षेत्र माना गया है। और यहाँ पर किस प्रकार से जनजातीय विकास कार्यक्रम चल रहा है और उसके क्या लाभ होंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके कैसे परिणाम आए और कौन कौन से प्रयास हमें और आगे करने चाहिए, इस समस्त जानकारी इस केस स्टडी में दी हुई है। तो क्षेत्र हमने देखा बच्चों हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? गद्दी जनजाति का यहाँ पर निवास स्थान है। ठीक है, तो जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंदर हम देख रहे हैं केस स्टडी में गद्दी जनजाति जो कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर और होली तहसील में रहती है। भाषा इनकी कौन सी है? गद्दियाली। ठीक है, इनकी भाषा कौन सी है? गद्दी जनजाति की गद्दियाली। विशेषता क्या है बच्चों? हम पहले भी पढ़ा है छोटी क्लासेस में हमने कि गद्दी जनजाति हिमालय क्षेत्र में ऋतु प्रवास करती है। अब ये ऋतु प्रवास क्या होता है बच्चों? मैं बता देता हूँ आपको। ऋतु प्रवास के अंतर्गत बच्चों ये पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जातियाँ अलग अलग स्थान पर रहती है। ठीक है, तो जैसे सर्दियाँ आती है बच्चों, सर्दियाँ आती है तो ये जनजातियाँ नीचे मैदानी इलाकों में आ जाती है और गर्मी आने के पश्चात ये जनजातियाँ उच्च स्थान पर्वतीय क्षेत्रों पे चली जाती है। ठीक है, तो ऋतु के अनुसार इनका प्रवास होता रहता है। यदि मैं बात करूँ गद्दी की, तो हिमालय क्षेत्रों में बच्चों गर्मी के मौसम में यहाँ पर विभिन्न प्रकार का चारा जानवरों के लिए, ठीक है, वहाँ पर जानवरों के लिए विभिन्न प्रकार का चारा चरने के लिए
इन ऊंचे स्थानों पर प्राप्त हो जाता है। इस वजह से वो नीचे से ऊपर गर्मियों में चले जाते हैं, जबकि गर्मियों में नीचे इसकी कमी आ जाती है। जबकि सर्दियों में बच्चों ऊपर से उच्च स्थानों से नीचे मैदानी भागों में वो आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं बच्चों? क्योंकि सर्दियाँ ऊपर हम जानते हैं कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है। दूसरा, यहाँ इन क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं होती, जो कि यहाँ नीचे मैदानी क्षेत्रों में हो जाती है। इस वजह से ऋतु के अनुसार, सर्दी और गर्मी ऋतु के अनुसार इनका प्रवास बदलता रहता है, जिसे क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है बच्चों। जलवायु किस प्रकार की है? यहाँ पर कठोर जलवायु है, पर्वत है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर कठोर जलवायु पाई जाती है। संसाधन, आधारभूत संसाधनों का बच्चों भारी अभाव यहाँ पर है। और जनसंख्या कितनी है? 39,113। 2011 की जनगणना के अनुसार हमने देखा 39,113, और घनत्व है बच्चों 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात घनत्व यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखने से हमें क्या पता चला बच्चों? एक तो ये चला कि ये क्षेत्र कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का, चंबा जिले का, ये दोनों तहसील भरमौर और होली। जनजाति कौन सी? गद्दी। भाषा गदियाली। विशेषता, ऋतु प्रवास करते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता हुई। जलवायु कैसी है? कठोर जलवायु है। तो हमने ये देखा जनजाति जहाँ पर रहती है उनकी जलवायु कैसी होगी? कठोर जनजाति, कठोर जलवायु होगी। संसाधन वहाँ पर कम होंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है बच्चों वो कम होंगे अपेक्षाकृत दूसरे स्थानों से, और जनसंख्या भी कम होगी। यहाँ पर मात्र घनत्व कितना है बच्चों? 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का ही घनत्व देखा गया है। इसके बाद देखते हैं यहाँ के सामाजिक आर्थिक विकास यहाँ वंचित है। किसी भी प्रकार का आधुनिक जो विकास है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इनका आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि और इससे संबंध छोटी मोटी जो क्रियाएं हैं, जैसे भेड़ बकरी पालन करना आदि ही, और लगभग जीवन निर्वाह कृषि ये करते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ बच्चों? क्या परिवर्तन हुआ? 1970 में क्या हुआ? ये गद्दी जाति को अनुसूचित जनजातियों में शामिल कर लिया गया। ठीक है बच्चों, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर में ये जनजातियों को या जातियों को शामिल जनजाति में कौन करता है? बच्चों ये भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार करती है, संसद करता है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों में कौन जाति शामिल होगी या कौन जाति उससे बाहर होगी, इसका निर्धारण भारत सरकार या संसद करती है। ठीक है, उस राज्य की, जिस राज्य में वो आती है उस राज्य की राज्यपाल या उपराज्यपाल की सहमति से। ठीक है, तो 1970 में गद्दी जो जाति थी, इस जाति को अनुसूचित जनजातियों में शामिल कर लिया गया, और 1974 में बच्चों इस जनजाति के लिए जनजातीय उपयोजना प्रारंभ की, एक कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1974 में। अब बच्चों इससे पहले की अवस्थाएं भी हमने देखी थी, अब इसके बाद क्या हुआ ये चीजें हम देखते हैं। उक्त योजना से परिवहन एवं संचार, कृषि, इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई। किन किन चीज़ों में प्राथमिकता दी गई? क्योंकि बच्चों देखो ये पर्वतीय क्षेत्र था, पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन, यातायात और संचार की समस्या ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ परिवहन और संचार की व्यवस्था सुचारू हो, इसके लिए प्रयास किए गए। कृषि, चूंकि हम जानते हैं आदिम प्रकार की या फिर जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि करते थे, उसमें बदलाव लाए गए। ठीक है, इससे संबंधित क्रियाओं में भी बदलाव लाया गया। सामाजिक जो व्यवस्था थी और सामुदायिक जो सेवाओं थी उनमें विकास किस प्रकार से किया गया, इसमें प्राथमिकता दी गई। इसके बाद देखो अब इस उपयोजना में विद्यालय बनने लग गए। ठीक है, विद्यालयों का निर्माण होने लग गया जो पहले नहीं था। जन स्वास्थ्य सुविधाएं अर्थात हॉस्पिटल, सब सेंटर, ठीक है, छोटे हॉस्पिटल, इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं है बच्चों वो भी लगातार रूप से दी जाने लगी। पेयजल, पीने के लिए पानी, सड़कों का जाल बिछने लग गया धीरे धीरे।
संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना का विकास भी होने लग गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये परिवर्तन देखने को मिले। कब देखने को मिले? 1974 में जनजातीय उपयोजना जब लागू की गई थी उसके पश्चात देखने को मिले। इस उपयोजना के लागू होने से सामाजिक लाभ क्या मिले? ठीक है, ये तो हमने देखे थे बच्चों, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरली किस तरीके से थे, सामाजिक लाभ हमें किस प्रकार से मिले, ये हम देखते हैं। पहला था बच्चों, साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, साक्षरता दर में भी तेजी से हमें वृद्धि देखने को मिली। लिंगानुपात में भी सुधार हुआ। ठीक है, बाल विवाह बच्चों इन क्षेत्रों में देखने को मिलता था कि बाल विवाह ज़्यादा होता था, इसलिए यहाँ पर चूंकि यहाँ पर सामाजिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रम चले, इसलिए यहाँ पर बाल विवाह में भी कमी आने लग गई थी। स्त्री साक्षरता मात्र 1.88 थी बच्चों। 1971 में स्त्री साक्षरता मात्र 1.88 थी, जो कि 2011 में बढ़कर के 65% हो गई। बच्चों ये राजस्थान से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो 65% हो गई। 1.88 1971 में थी और 65% 2011 में स्त्री साक्षरता हो गई। ये बहुत भारी परिवर्तन हमें देखने को मिला। किसकी वजह से देखने को मिला? 1974 में बच्चों जनजातीय उपयोजना के तहत यहाँ पर जो कार्यक्रम हुए, विकास के जो कार्यक्रम हुए, उसके तहत ये देखने को मिला। इसके साथ ही साक्षरता में लिंग असमानता कम हुई। अब लिंग असमानता क्या होती है बच्चों? लिंग असमानता का मतलब होता है पुरुष साक्षरता और स्त्री साक्षरता में जो अंतर होता है उसे साक्षरता में लिंग असमानता होती कहते हैं। तो विभिन्न राज्यों में बच्चों ये देखने को मिलती है। जो पिछड़े राज्य होते हैं उनमें यह असमानता ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि राजस्थान है, बिहार है। ठीक है, लेकिन इन क्षेत्रों में जो असमानता थी वो पहले से कम हुई। ठीक है, सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। इसके बाद देखो तो जीवन निर्वाह कृषि, कैसी कृषि हो रही थी वहाँ पर? पहले जीवन निर्वाह कृषि हो रही थी और पशुचारण हो रहा था। वहाँ से बदल करके, वहाँ से चेंज होकर के क्या होने लगा? दाल व अन्य नगदी फसलों का उत्पादन होने लगा। अब यहाँ के जो लोग हैं वो जीवन निर्वाह कृषि ना करके नगदी फसल या व्यापारी फसल भी करने लग गए, जिससे उनके हाथ में नगद पैसा आने लग गया, कैश पैसा आने लग गया, जिससे विकास ज़्यादा आगे बढ़ा। ठीक है, और आज मात्र 10%, आज की यदि मैं बात करूं बच्चों तो मात्र 10% गद्दी ही ऋतु प्रवास करते हैं। अन्य लोग क्या करते हैं? कृषि करने लग गए, मजदूरी करने लग गए और सरकार की विभिन्न योजनाओं में सहायता भी करने लग गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक केस स्टडी देखी। केस स्टडी के अंतर्गत हमने देखा कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम किस प्रकार से चले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि आज जनजातीय, ठीक है, जनजातीय विकास कार्यक्रम, इसके अलावा सूखाग्रस्त जो विकास कार्यक्रम है वो किस तरीके से चलाए गए। इसके अलावा पर्वतीय विकास कार्यक्रम, इन 3 विकास कार्यक्रमों को हमने आज की क्लास में पढ़ा। इसके बाद हम अगली क्लास में सतत पोषणीय विकास के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।